नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के हिसाब से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा और ये क्षेत्र में सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। कई हिस्सों में अगले 2 दिनों के अंदर कई लोगों को सीवियर हीट वेव से राहत नहीं मिलने वाली है। तो वहीं तपते सितम को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। साथ ही कहा कि सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो। वहीं अगर लोग गर्मी से राहत पाने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाते नजर आ रहे हैं। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पंजाब से राकेश छाबड़ा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहीं हरियाणा से वीना अरोड़ा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। वीना, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। हवाओं में आपके बाल उड़ रहे हैं, इसका मतलब मौसम कुछ सुहाना है या फिर हीट वेव का असर? जी बिल्कुल पूजा, हवाएं जरूर तेज चल रही हैं लेकिन हवा में ठंडापन भी है। कहीं ना कहीं ये है कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया गया था कि हो सकता है कि हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है, जिसके चलते भी हवा में ठंडक तो जरूर है लेकिन ये ठंडक कितनी देर की है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब बूंदाबांदी होती है तो उसके बाद जो है गर्मी बहुत तेज होती है। क्योंकि अभी कई जिलों में जो है लू का जो ऑरेंज अलर्ट किया गया है, लेकिन गर्मी से लोग अभी भी बेहाल है। अगर हम बात करें ठंडी हवाओं की तो कई जगह भी थोड़ी देर पहले की बात करें तो पावर कट भी लगे हुए थे, लोग अपने घरों के बाहर अभी ठंडी हवाओं का जो है आनंद भी ले रहे हैं। बिल्कुल वीना जिस जगह पर इस समय मौजूद है वहां पर फिलहाल हवाएं देखने को भी मिल रही हैं। हम महसूस भी यहाँ से आपकी ठंडक को कर पा रहे हैं वीना। तब तक मैं राकेश जी के पास जाऊंगी। राकेश जी, वीणा को तो ठंडक का एहसास है लेकिन क्या पंजाब ठंडा महसूस कर रहा है या पारा चढ़ा हुआ है? दिनों से गर्मी की जो लू बढ़ रही है, तो आपको बता दें आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किया था उसको लेकर 19 से लेकर 21 तारीख का जो मौसम बदलने का अनुमान बताया गया था। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले जो है सर के अजनाला में बारिश हुई है। तो आपको बता दें आईएमडी के जो टॉप सोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि रात को ये मौसम बदल सकता है। और बारिश होने से हमने किसानों से भी बात की है, तो किसान बोलते हैं कि अगर ये बारिश होती है तो हमें ये फायदा रहेगा कि एक तरफ जो जोना लगाना है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको लगाने में आसानी रहेगी, पानी का बचाव होगा। तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे इस चीज को लेकर जरूर खुशी है। जी बिल्कुल, पानी के बचाव और मानसून के आगमन को लेकर के किसानों में खुशी नजर आ रही है। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से राकेश क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए? जी मुझे आपको बता दें जैसे कि पंजाब पुलिस की तरफ से, एनटीयू की तरफ से जो पेयजल है वो जगह जगह लगाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आईएमडी के जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि ये मौसम वैसे अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो इन दिनों में पहले बारिशें हो रही थी, लेकिन इस साल जो है अभी एक महीने के आसपास जो है लेट है। लेकिन आपको बता दें कि ये मानसून जो है 27 से लेकर 3 जुलाई के बीच में जाने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन आने वाली तस्वीरें बताएंगी अभी आगे जाकर क्या होता है। जी बिल्कुल वीना, क्षेत्र में अगर सरकार की तरफ से प्रबंधन की बात की जाए तो किस तरीके के प्रबंधन नजर आ रहे हैं? वीना, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए एक बार फिर से वीना से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच मैं राकेश के पास जा रही हूँ। राकेश, देखिए किसानों को लेकर के अहम फैसला भी सरकार लेने वाली है, लेकिन इस बीच जो सीवियर हीट वेव चल रही है, इस सीवियर हीट वेव से फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है, लोगों को भी तकलीफ होती है। हीट वेव से निजात के लिए गवर्नमेंट का क्या कोई प्रबंधन है क्या? जी मुझे आपको बता दें जैसे कि पंजाब सरकार भगवंत मान मानसून को देखते हुए गगर नदी है जो संगरूर जिले में पड़ती है, तो वहां पे जायजा लेने के लिए पहुंचे। क्योंकि आपको बता दें कि मान सरकार ने अपनी तरफ से जो क्लियर कर दिया है कि पिछली बार जो गलतियां हुई हैं इस बार वो गलती नहीं की जाएगी। इस बार जो तैयारियां एडवांस कर दी गई हैं
क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जो है पंजाब सरकार ने आला अधिकारियों के साथ जो मीटिंग करी है उसमें क्लियर निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं पे भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर कोई ऐसी कोताही बरती जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें अभी भी पंजाब में फेरबदल का जो दौर जारी है। जी पूजा। बिल्कुल, वीना इस बीच हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। वीना, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हीट स्ट्रोक जिस दौरान चल रही होती है उस दौरान अक्सर देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता है, तो हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से किस तरीके की तैयारी? पूजा बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लू की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को अवेयर किया जाता था कि जितनी जरूरत पड़ सके उतना ही घर से निकले, क्योंकि पीछे गर्मी के हालात इतने ज्यादा भयंकर रहे थे कि लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल था। लेकिन ये लगातार जो नौतपा भी चला, इसके अलावा लगातार 1.5-2 महीने से जो लू चल रही है, इसने लोगों को इतना बीमार कर दिया है कि लू बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है कि लोग कितने दिन तक बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी जिसने लोगों की इम्यूनिटी तो वीक की ही, साथ ही उनको अस्पताल में भी दाखिल कराया। अगर हम हरियाणा के रोहतक की बात करें तो वहां पर सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां पर मरीजों की जो संख्या है 30% बढ़ चुकी है। लगातार जो मरीज है वहां पर गर्मी, डायरिया के वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का भी कहना है कि इनको गर्मी की अवस्था में यहाँ पर लाया गया था, जिन्हें अभी ड्रिप्स लगी हुई हैं। और अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में गर्मी की वजह से कई मौतें भी हो चुकी हैं, क्योंकि घर से निकलना लोगों के लिए मजबूरी होती है, क्योंकि लोगों को काम भी करना होता है। लेकिन जिस तरह की लू हरियाणा में इस बार पड़ी है, 26 साल का रिकॉर्ड टूटा है, उसने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त किया। लोग बीमार तो हुए ही, लेकिन कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। लेकिन अब ये लू और कितने दिन चलेगी ये कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग बरसात के इंतजार में हैं कि कब मानसून आए और कब लोगों को इस लू से राहत मिले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। राकेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ आचार संहिता के खत्म हो जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सभी जिलों के डीसी के साथ लगातार फिर से बैठक कर रहे हैं। साथ ही बैठक में योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो वहीं पंजाब सरकार पंजाब में पनपते नशे को लेकर लगातार एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में बढ़ते नशे के कारोबार और युवाओं में नशे की लत को रोकने के लिए लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहा है। आपको बताते चले कि पंजाब में नशा बहुत बड़ी समस्या है, जिसे लेकर प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में हमेशा दिखाई देती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि पंजाब में बढ़ते नशे की लत का प्रमुख कारण आखिरकार क्या है और नशे की इतनी बड़ी खेप पंजाब में आती कैसे है। देखिए, पंजाब में बढ़ती नशे की लत। जी हाँ, पंजाब में 30 लाख लोग हैं नशे के आदी। पंजाब में 30 लाख के करीब इनकी तादाद है जो लोग नशे के आदी हैं। 9 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं, जबकि 3.5 लाख लोग ड्रग एडिक्टेड बताए गए हैं, जिनसे आप अगर ड्रग छुड़वाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप इनकी जान ले रहे हैं। जी हाँ, हर साल 7,500 करोड़ रुपए के ड्रग्स का कारोबार पंजाब के अंदर होता है। एनसीआरबी के मुताबिक ड्रग्स तस्करी में पंजाब तीसरे नंबर पर आता है। जी हां, पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो ड्रग तस्करी के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। पंजाब के लुधियाना जिले के लोग सबसे ज्यादा नशा करते हैं। जिलों की अगर आप बात करेंगे तो लुधियाना के लोग सबसे ज्यादा नशा करते हैं। 12.56 लाख जो फार्मा है ओपियोइड की शीशियां बरामद की जाती हैं। एक साल में 1135.25 किलोग्राम हेरोइन जब्त हुई है। पंजाब में 67,000 मरीज आपको बता दें कि ब्यूप्रोनोरफिन के आदी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मारीजुआना पंजाब में हिमाचल प्रदेश से आता है। गुप्त रास्तों की अगर बात करेंगे तो गुप्त रास्तों से नशा लगातार प्रदेश के अंदर तस्करी किया जा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब में नशा आता है। जिस रास्ते नशा आता है उसे गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं।
जी हाँ, गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं इस रास्ते को। अफगानिस्तान से अफीम पंजाब भेजी जाती है, तो वहीं पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स भारत में सप्लाई करता है, भेजता है। 8.74 लाख संचालित नशा मुक्ति केंद्र इस बात के सूचक हैं कि युवाओं को नशे की जद से बाहर लाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हर महीने 112 लोगों की नशे की वजह से मौत हो रही है। नशाखोरी की वजह से सेना में युवकों की कम भागीदारी देखने को मिल रही है। अगर ये नशा तस्करी ना होती, लोग नशे के आदी ना होते, तो पंजाब के युवाओं का रुझान सबसे ज्यादा सेना की तरफ नजर आता है। लेकिन सेना को भी जवानों का, बेहतरीन जवानों का लॉस हो रहा है। प्रदेश में हर तीसरा मेल और हर 10वीं फीमेल स्टूडेंट ड्रग लेता है। जी हां, आप इस तथ्य को सुनकर चौंक जाएंगे। पंजाब के अंदर हर 10वां मेल और फीमेल स्टूडेंट ड्रग्स लेता है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन नशे को लेकर के गंभीर हो गया। जिन इलाकों में भारी तादाद में नशा बेचा जाता है, वहां पुलिस देर रात सर्च ऑपरेशन चला रही है। और यह सर्च ऑपरेशन डीएसपी शमशेर सिंह के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। टीम ने अंबेडकर नगर में उन घरों की तलाशी ली जिन पर नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़े होने का संदेह था। तो वहीं शमशेर सिंह ने कहा कि पहले बड़ी तादाद में अपराधी इकट्ठा होते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने गश्त और सतर्कता बढ़ाए जाने के कारण अब ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਰੱਗ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੀਸੀਆਰ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस रैंक के अधिकारियों को उनके विभागों में बदलाव किया गया है। जहां एक तरफ पंजाब कैडर की 2013 बैच की आईएएस हरगुनजीत कौर को फाइनेंस सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश से आए 2010 बैच के आईएएस अधिकारी अजय चकती को होम सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा को बनाया गया है और विनय प्रताप सिंह को ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी डीसी का पदभार सौंपा गया है। तो तबादला एक्सप्रेस चलती पंजाब के अंदर नजर आई है। हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यह झटका जोर का था और जोर से लगा। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो गई है किरण चौधरी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थाम लिया है, हाथ का साथ छूटा और कमल पर विश्वास जताती नजर आई हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। हरियाणा की कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी बीजेपी में शरीक हो गए। दिल्ली में उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफे के पीछे जो रीजन लिखा था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है। इसमें मेरी जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं। मेरे जैसे लोगों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से दबाया जाता है, समय समय पर अपमानित किया जाता है
और साजिशें रची जाती हैं। किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देने पर हरियाणा पार्टी के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि इसका कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया। हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये, और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी। जब बंसीलाल के परिवार का इन्होंने काम सियासत आगे बढ़ाई थी, और श्रुति हमारी एमपी भी रही, दुख तो है। मेरी बहन किरण चौधरी जी जो 5 बार विधायक रही, दिल्ली की डिप्टी स्पीकर रही, हरियाणा में लोकसभा के सदस्य भी रही, हरियाणा में वो विपक्ष की नेता भी रही, और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर उन्होंने एज ए राजस्थान में ऑब्जर्वर और मुंबई में ऑब्जर्वर, इस नाते उन्होंने बहुत काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका आने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहन श्रुति चौधरी जी, मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने बड़े परिवार में अपने आप को शामिल किया है। और इसी प्रकार हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी का जींद में बयान सामने आया। दिल्ली को हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, दिल्ली की जनता हमारा परिवार है। सीएम केजरीवाल ने झूठा सपना दिखाया। केजरीवाल का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है, ये नवाब सिंह सैनी कहते नजर आए हैं। एक तरफ दिल्ली हरियाणा पर पूरा पानी नहीं देने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने जींद में कहा कि हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी दे रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से जनता त्राही कर रही है। तो वहीं अब सीएम नवाब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर दिल्ली के जनता से झूठे सपने दिखाने का आरोप भी लगाया। आगे उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए जनता के लिए कोई सुविधा नहीं दे पा रही। पानी दे रहे हैं। दिल्ली की जनता हमारी पारिवारिक है, परंतु जिस प्रकार से वहां की सरकार ने, केजरीवाल ने लोगों को सजग आंख दिखा दिए, सजग आंख दिखा करके उनको तो साइड में कर दिया, अपनी नजर भ्रष्टाचार के ऊपर लगा दी। भ्रष्टाचार के कारण वो जेल चला गया, उसके मंत्री जेल चले गए, उसका उप मुख्यमंत्री जेल में चला गया, परंतु लोग त्राही कर रहे हैं। उनको कोई सुविधा, कोई सिस्टम खड़ा नहीं किया। खड़ा कैसे करे? भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। या तो भ्रष्टाचार होता है या लोगों का काम होता है। वो लोगों के काम करने में नाकाम रहा है, भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा ध्यान रहा है, और इस कारण से वहां दिक्कत आई है। पानी तो पूरा जा रहा है, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम वो ठीक नहीं कर पाया। सफाई कर्मचारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब अर्बन लोकल बॉडी के एडिशनल निदेशक वाईएस गुप्ता के साथ नगर निगम गुरुग्राम कमिश्नर नरहरि सिंह बांगड़ शहर का दौरा करने निकले। नगर निगम के चारों जोन का दौरा किया और यहां सफाई कर्मचारियों की हाजिरी भी चेक की। उन्होंने अपने सामने ही सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लगवाई और ड्यूटी पर गैर हाजिर मिले कर्मचारी जिनके रजिस्टर में एब्सेंट लगाई गई,
नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत पूरे निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो वहीं सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल लाइन से डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाले 300 से ज्यादा वाहनों को रवाना भी किया गया है। शहरवासियों से मेरी एक ही अपील है कि जैसा हमने अपने शहर को साफ सुथरा बनाने में ठाना है, तो हमें अपने शहर को प्यार करना होगा, अपने शहर को सम्मान देना होगा, अपनी गलियों को, अपने मोहल्ले को, अपने चौक को, चौराहे को, हर जगह को हमने साफ रखना होगा। जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं, हमें वहाँ की भी जिम्मेवारी लेनी होगी। और उसके लिए क्योंकि हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है, तो जहाँ भी कोई भी कमी लगती है तो कृपया आप हमें बताएं, किसी भी माध्यम से बताएं। हमने 24/7 अपना कंट्रोल रूम भी सेटअप किया, जिसमें आदमी बैठे रहते हैं। आप वहाँ अपना सुझाव दें, आप सोशल मीडिया के माध्यम से उस सुझाव को भी हम मानेंगे, परंतु हम अपनी जिम्मेवारी को भी पूरी निभाएं। हम अपने अभी लगभग 350 गाड़ियाँ जो है ऑपरेशन के अंदर हैं, और हम जल्दी ही इसको बढ़ाकर 700 गाड़ियाँ कर देंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर घर से जो है गार्बेज जो है, कूड़ा करकट जो भी है, वो हर घर से कलेक्ट करें ये गाड़ियाँ। और कहीं पर हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15-20 दिन में, या थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगे, तो गुड़गांव के किसी कोने में किसी तरह का कूड़ा करकट या कुछ पड़ा हुआ दिखाई न दे। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।